सारे गांव की बर्बादी है। बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा भैया। भूत प्रेत नाचेंगे गांव में। पहले ही कम था कि एक और पैदा हो गया। एक कहावत है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, लेकिन अगर सच में ऐसा हो कि किसी इंसान की लाश को जमीन से बाहर निकालना पड़े तो शायद उसके साथ कोई बड़ा राज दफन हुआ होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के गांव सराय देव कुंवर के किशन को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा? यह किसकी लाश थी जिसके निकलने से पूरे गांव में दहशत थी? कौन थी ये लड़की और क्या हुआ था उसके साथ? यह सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, समय की सुई को वापस घुमाना होगा। सुमन, सुमन इधर आ सुमन। अरे कहाँ लिए जा रही है? खो जाएगी बिटिया। नहीं खोएगी अम्मा, हम इसे संभाल के रखेंगे। क्या संभाल के रखेंगे? अरे तेरे शादी में देने के लिए यही है हमारे पास। इतना सा नहीं चलने वाला, पूरा बक्सा देना पड़ेगा। पूरा बक्सा? तू तो बहुत बड़ी हो गई ना। रुक जा, मैं पानी लाती हूँ। चल सुधा, देर मत कर, बस छूट जाएगी। हाँ। शाम तक नहीं पहुंचे तो डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। देख सुमन, दोनों जन बराबर से रहियो और घर का पूरी तरह से ध्यान रखना। हाँ जी अम्मा। गोपी, सुन, गैया को 2 वक्त का चारा दे दियो। हाँ? और घर से अकेले बेवकत ना निकलियो। जी अम्मा। समझ गई ना बिटिया? हाँ, सब समझ गई वो। अरे 2 दिनों में तो वापस आना है और सतपाल है ना। सुन बिटिया, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सतपाल चाचा से कह देना, ठीक है? जी बापू। अब चलेगी भी? हाँ चल। पाजे उतार दे बिटिया। हे भगवान। इंसान गरीब हो या अमीर, उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी पूंजी होता है। हर इंसान यही चाहता है कि उसका परिवार हमेशा सुखी और खुशहाल रहे। उसके किसी सदस्य पर कभी आंच भी आए तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली सुमन अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। भरपेट खाना भले ही नसीब ना होता हो, लेकिन परिवार में आपसी प्रेम और सुकून जरूर था। एक दिन सुमन के पिता को उसकी बीमार मां के इलाज के लिए उसे शहर लेकर जाना पड़ा। ऐसे में किशन अपने बच्चों को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर थे। ये ऐसा नहीं बनाते। ऐसा ही बनाते। अरे ऐसा नहीं बनाते हैं। ऐसा ही बनाते हैं। तो अपना काम कर। मैं अपना अरे सुमनिया! अरे सतपाल सुमनिया रे! अरे बिटिया, तोरे बाबू फोन आ रहा, भगेड़ दुकान पे। 10 मिनट फिर आए, जल्दी चल। चल, बाबू का फोन है। दीदी बंद करो ना इसे। क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। मुझे तो लगता है। तो मैं क्या करूं? तू रुक, अम्मा को आने दे। मैं उनको बता दूंगा कि तूने पाजे वापस नहीं रखे। बता दी तो मैं भी बता दूंगी कि कल रात तूने दूध नहीं पिया। दूध? छी! ये वाला मार। ये वाला नहीं लगने वाला है। नहीं लगेगा। देख, नहीं लगेगा। ए देख। चार उंगल बचा। चल चल, बेईमानी है। ये गलत बात है। एक गलत बात है। ईमान से गिलो बंद लगेगा। मैं भी दोबारा चलता हूँ। गलत बात है। मदन, अरे 2 दिन क्या गए थे बापू, आज 3रा दिन हो गया। बिटिया, रोज रोज तो नहीं आ सकते ना। तेरी अम्मा का इलाज खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाएंगे। अच्छा ये बता, गोपी कैसा है? बहुत परेशान करता है। नहीं नहीं बापू, मैं कुछ परेशान नहीं करता। बापू, मैंने ना सारे खिलौनों पे रंग फेर दिए और आधे तो सूख भी गए। वाह, जे हुई ना बात, मैं तेरे लिए और रंग लेता आऊंगा। यहाँ क्या कर रही है? तो क्या अब ये सिक्का मारेगा? नहीं लगेगा। अच्छा बेटा, ये सिक्का तेरा भाई उड़ाएगा। देखता जा। देखते हैं। अच्छा बापू, हाँ, मैं रखता हूँ। तूने मेरा नाम क्यों बोला? तो तू तंग नहीं करता है क्या? नहीं करता मैं। हाँ करता है।
दीदी ये देखो, अच्छा है ना? अगर मन लगा के पढ़ाई नहीं करोगे ना तो यही मिर्ची तुम्हारे खाने में मिला देंगे। फोन आया तुम्हारे बापू का भगेड़ू की दुकान पे, 5-10 मिनट में फिर करेंगे, चलते हैं। सुबह ही तो बात हुई थी, कहीं अम्मा की तबीयत। सुन गोपी, तू पढ़ाई कर, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। छम 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 छम। डर गई? अरे मैंने सोचा सुनसान सड़क है, रात बहुत है, तुझे दुकान तक छोड़ दूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। बेटी कौन थे ये लोग? सुमन मदन और उसके साथियों की इस घिनौनी हरकत का शिकार होते होते बची। पड़ोसी गांव के ये लोग उसके लिए फरिश्तों से कम नहीं थे। उन्होंने उसे उसी वक्त सरपंच के पास चलने की सलाह दी। जबान खींच लेंगे तो ही अगर मुंह खोला तो। हमारा गांव तुम्हारा एहसानमंद रहेगा भाई, जो आप लोग ऐन टाइम पर पहुंच गए। तुमने हमारी बिटिया की इज्जत बचाई है। इन लड़कों के साथ अब क्या करना है ये हम देखेंगे। आप लोग जाओ, रास्ता लंबा है और रात भी बहुत हो गई है। जाओ। और हाँ, इतना उपकार और करना कि बिटिया का नाम कहीं उछले नहीं। देखो बेटा, ये मदन हमारा भतीजा बाद में है, पहले तुम इस गांव की बेटी हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चाचा हम कह रहे हैं झूठी एक नंबर की, हम वो थे ही नहीं। हम तो चौक पे पिंचू का सिक्का खेल रहे थे। अच्छा, ये जो हाथ पे काटने के निशान हुए वो क्या चौक पे हुए हैं? हाथ दिखा चाचा, हाथ दिखा। तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से झूठ हमारी इज्जत की नीलामी कर दी तुमने। अगर माफी मांगनी है तो सुमन बिटिया से मांगो, जिसके साथ तुमने बदसलूकी किया। सबके सब माफी मांगो, पांव छूकर। माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। चल तू ही माफी मांग। माफ मांग रहे, माफी मांग रहे, माफी। पांव छूकर। क्या कर रहा है? चल हट यहाँ से। देख लूंगी तुझे, आने दे बाबू को, सब कुछ बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। दीदी, दीदी, स्कूल जा रहे हैं हम। दीदी, क्या? स्कूल। अच्छा स्कूल, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ।
सुन, मैं वहां से पड़ोस के गांव हीरा मामा के पास जा रही हूँ उनको लेने। काहे? घर में ना अकेला रहना ठीक ना है। काहे? जे मदन और उनके दोस्त है ना, उनकी नजर ठीक ना है। काहे? काहे काहे करते रहेगा? स्कूल नहीं जाना? ताला तो मान ले। चल। दीदी सुन ना। दीदी तो सुन रही है नहीं? अरे हाँ ना बाबा। पता है हमारे स्कूल में ना एक नया मास्टर है। पता है उसका नाम क्या है? क्या है? फौलाद सिंह। अब तू भी बता, ऐसा कोई भला नाम होता है क्या? मैं क्या करूंगी उसके नाम का? तू अचार डाल दे। नहीं नहीं डालना मुझे। क्यों नहीं डालना? अरे चुप बैठना गोपी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ना स्कूल जा रहा हूँ। अरे सुन। क्या है? जरा संभल के जाना। हाँ। इस घटना ने सुमन को अंदर तक हिला दिया था और अब माँ बाप की गैर मौजूदगी में घर में अकेले रहना उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। ऐसे में पड़ोस के गांव में अपने मामा की मदद लेना ही उसे उचित कदम लगा और वो अकेली ही उनके गांव की तरफ निकल पड़ी। दीदी 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 कहाँ गई? पिटक नहीं है दीदी। हाँ पता है मुझको कि मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ और तू वहाँ मामा के घर पे मालपुआ ढूंढ रही होगी। गोपी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। अपनी बहन की लाश को इस तरह अपने सामने देखकर उसके बालक मन पर क्या गुजरी होगी, इसकी मैं और आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सुमन की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जो सुनता वो हैरान रह जाता कि कल तक अपने गांव को खिलखिलाती हंसी से भर देने वाली सुमन के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने खुद को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब सबको ये फिक्र सता रही थी कि सुमन के माँ बाप की गैर मौजूदगी में उसकी अंतिम विधि कौन करेगा। ये क्या कर लिया इस लड़की ने? ये भी नहीं सोचा मोहिनी के माँ बाप पे क्या बीतेगी। अब क्या कहें, अब तो ये भी नहीं पता कि इसके माँ बाप कब आएंगे। कुंवारी लड़की थी बेचारी, तड़प तड़प के मर गई। अब जल्दी इसका क्रियाक्रम नहीं किया गया ना तो पूरे गांव भर में प्रेत आत्मा बनकर भटकेगी। अब आप ही बताएं सरपंच जी, अब क्या करें इसका? हम क्या कहें भाई, माँ बाप की गैर हाजिरी में हम क्या कर सकते हैं।
पर ऐसे मौके पर तो आप ही इसके माँ बाप हो। आप जो कहे वही सही। हाँ हाँ, आप जो कहे। लड़की को दफनाने की तैयारी करो। शायद इसी में सबकी भलाई है। गोपी, अरे क्या हुआ? दीदी ने डांट दिया क्या? अम्मा। अच्छा रो मत, मैं उसे डांट देता हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, नए रंग। तू जब चाहिए थे ना। अच्छा बता, सुमन कहाँ है? अच्छा अभी सुमन को डांट देता हूँ। सुमन, ओ सुमन। सतपाल, कहाँ है सुमन? आ गए हम लोग। सुमन, ओ सुमन। किशन, बेटा चले गए। कहाँ चली गई? सुन मेरी। सुमन, किशन और उसकी पत्नी पर यह खबर कहर बनकर टूटी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटी के लिए वो शहनाई के सपने देख रहे थे, उसकी आवाज इस दर्दनाक ढंग से हमेशा के लिए खो जाएगी। जिसे वो कल हंसता खेलता छोड़कर गए थे, वो उनके आने से पहले ही दफना दी जाएगी। गांव इसे आत्महत्या कह रहा था, लेकिन किशन का मन ये मानने को तैयार नहीं था। वो सच जानना चाहता था। गोपी बेटा, थोड़ा खा ले बेटा, खा ले। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। किशन, हमने वो की लाश को ही पक्के से लटकते खुद देखा है अपनी आंखों से। तुम्हारे ना मानने से ही सब बदल नहीं जाएगा भैया। कितनी खुश थी वो पाजे पहनकर। इतनी हंसती खेलती बच्ची ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वो लोग अच्छे नहीं है बाप, बुरे हैं वो। कौन लोग बेटा? मदन और उसके दोस्त अच्छे नहीं है, ऐसा दीदी बोलती थी। क्या बात है? क्यों चिल्ला रहा है? क्या क्या तूने मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ नहीं किया तेरी बेटी के साथ। अरे कुछ नहीं किया, क्या क्यों मारा उसे तूने? मैंने किसी को नहीं मारा। और आगे वापस चलते। अरे क्यों वापस चले? इसने मारा मेरे बेटी को। अरे तू खुद तो संभाल नहीं सका उसे और चला दूसरों पे कीचड़ उछालने। क्यों गया था अपनी जवान लौंडिया को अकेला छोड़कर? बोल। रात भर अकेली घूमती थी गांव में। वो सारे गांव का माहौल खराब कर रखा था उसने। अच्छा हुआ जो मर गई ससुरी। निकल यहाँ से, निकल। साहब छोड़ दो। काट दूंगा यही काट के। निकल जा। साहब बहुत करता है। शराफत का मुखौटा कभी ना कभी चेहरे से फिसल ही जाता है। ठीक इसी तरह सरपंच का घिनौना चेहरा भी किशन के सामने आ चुका था। वो समझ गया था कि सरपंच ने अपने भतीजे और उसके दोस्तों को बचाने के लिए पूरे गांव को बहला फुसलाकर किशन की पीठ पीछे चुपचाप उसकी बेटी को दफना दिया है। सरपंच सत्ता के नशे में चूर एक हैवान है। ये जानने के बाद किशन ने हार मानने के बजाय और हिम्मत के साथ उसका सामना करने की ठान ली। उसे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था। क्या है? रिपोर्ट लिखवाने आए हो? जी साहब। देख, रिपोर्ट लिखवाने आए, वो भी सरपंच के खिलाफ। सरपंच के खिलाफ? अरे तुझे पता भी है तू किससे पंगा लेने की सोच रहा है? ये चींटी की तरह मसल देंगे सरपंच साहब तुझे। भैया हम तो कह रहे हैं चुपचाप घर जाओ
और जो बचे हैं ना उन पर ध्यान दो। लेकिन साहब मकदन ने मारा है उसे। अरे तो हमने कहा था कि जवान बेटी को घर में रखो, पहले ही ब्याह दिया होता तो आज किसी और का सिरदर्द होती। चल भागा। समाज के रक्षक ही भक्षक बनकर किशन के सामने आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार 45 दिनों तक थाने के चक्कर लगाता रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। मैं लड़ूंगा सुमन बेटा, तुम्हें न्याय दिलवा के रहूंगा। बकरी तुम्हारी थी? साहिब जी, साहिब मेरी बच्ची। अरे जाना यार यहाँ से। चला गया देखो यहाँ। इसकी लड़की मरी है तब से क्या मालूम सटिया गया क्या? तो रोज आ रहे हैं। अरे तो हमारे सर में दर्द करने क्यों चला आता है रोज? मारा गया उसे। 1000 बार समझाए हैं वकील साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन वो करा नहीं लड़ेगा इतना। किशन, वकील साहब नमस्ते। बैठो। देखो भैया, तुम हमारी बात पर कभी विश्वास नहीं किए हो। वकील साहब की बात तो मानोगे? साहब समझाइए इनको। मैंने सारी बातें सुनी है किशन, ना कोई एफआईआर, ना सबूत, ना गवाह, और ऊपर से सरपंच की पहुंच। हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गुनहगार को सजा दिलवा सके। अव्वल केस तो दर्ज नहीं होगा, और अगर किसी तरह केस दर्ज हो भी जाता है तो कचेरी के चक्कर काटते काटते मर खप जाओगे। मेरी एक सलाह है कि इस दर्दनाक हादसे को भूलकर अपनी आगे की जिंदगी के बारे में ध्यान दो। हम गरीब की का जिंदगी है साहब, मवेशियों की तरह जिसे जब चाहा जैसे चाहा हाँक लिया। गलती हमारी ही रही जो हमारी बिटिया को इन भेड़ियों के बीच में अकेली छोड़ दी। कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये पंखा देख रही हो सुधा? जब इस पे उसको लटकाए होंगे तो आखिर तक लड़ी होगी अपनी बिटिया। अरे चील कौओं की तरह उस पर झपटे होंगे तो आखिर तक लड़ी होगी। सारी जान लगाकर चिल्लाई होगी वो उस वक्त। आखिर तक उन वैश्यों का सामना किया होगा उसने। अरे क्या है ऐसा जो हमें रोक रहा है? हम क्यों हार मान ले? मैं अपनी बिटिया के लिए आखिर तक लड़ूंगा, फिर चाहे कोई साथ आए या ना आए। ठीक है किशन, जब आपने लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर एक ही उम्मीद है, भारती जी। वकील साहब ने उसे एक आखिरी उम्मीद भारती भगत नाम की समाज सेविका से मिलवाया, जिनके बारे में जानकर लगता है कि आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति, धर्म और समुदाय से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा इंसानियत को देते हैं। भारती जी ने अपनी संस्था भगत सेवा समिति के कार्यकर्ताओं और सुमन की मां को लेकर डीएम के ऑफिस का घेराव किया। न्याय चाहिए! 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
डीएम साहब अंदर नहीं है, आप अभी मिल नहीं सकते उनसे, वो बाहर गए। अरे क्या कह रहे हैं आप, वो कि ऑफिस में नहीं है? हमें मालूम है वो अंदर है और हम उनसे मिलकर जाएंगे। आप सब यहीं पर रुके। किशन भैया आइए मेरे साथ। अरे हटिए आप साइड में, हटिए। सुनिए मैडम, अरे सुनिए मैडम, क्या हो रहा है ये? कैसे घुस आए ये लोग? सर, मेरा नाम भारती है, ये किशन जी है और ये सुधा। ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि आत्महत्या का केस नहीं है? आत्महत्या हुई है साहब, तो उसके मरने के बाद घर के बाहर से ताला किसने लगाया? सोचिए। ठीक है, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाओ और वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराओ। लेकिन सर इनको एक लेटर टाइप करके दे दो इनके हाथ में, और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द काम होगा और पुलिस चौकी में फोन करो। मैडम जी, एफआईआर से इंसाफ तक का सफर बड़ा लंबा है। केस तो दर्ज करा दिया मैडम जी, लेकिन सबूत ढूंढते ढूंढते कहीं आप दोनों खुद ही लापता ना हो जाना। सर जी, आपने अपना काम कर दिया ना, अब हम अपना काम करेंगे। चलिए किशन जी। ये एफआईआर तो लिखा लिया है, पर ये कुछ। किशन भैया, घबराने की कोई बात नहीं, बस एफआईआर दर्ज होनी जरूरी है। अब देखिए, आगे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मुझे पूरा यकीन है। लगता है किसी को अपनी बेटी मरने का ज्यादा दुख नहीं हुआ हो। उसकी हालत जो ना देखी हो, आप दिखा देंगे। बीबी बच्चा जो है ना, क्यों किशन, है ना? हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम जी। अब तो ऐसा लगता है कि हम भी उसी कब्र में जाके दफन हो जाए जहां गांव वालों ने हमारी बिटिया को दफनाया है। क्या सुमन को दफनाया गया था? हाँ, कुंवारी लड़कियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। हमें सुमन के शव को बाहर निकालना होगा। कैसी बातें कर रही हैं मैडम जी आप? किशन भैया, हमें सुमन के शव को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। उससे हमें हर वो राज पता चलेगा जिससे सुमन के साथ आखिर वक्त में क्या हुआ था इसका पता चल सके। ये नहीं हो सकता मैडम जी, ये धर्म के खिलाफ। और जो सुमन के साथ हुआ वो क्या वो धर्म के खिलाफ नहीं था? देखिए मैडम जी, आप हमारे गांव के बारे में कछु नहीं जानती। सुमन की लाश निकलेगी तो उसकी आत्मा भटकेगी, अनर्थ हो जाएगा। और अभी उसकी आत्मा नहीं भटक रही, जब उसके गुनहगार आराम से बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुमन की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, इसके लिए गांव वाले कभी तैयार नहीं हो जाएंगे और हमारा हुक्का पानी कर देंगे बंद। हम गांव वालों के खिलाफ नहीं जा सकते। गुगलू कम्मा, चलो घर, काम बहुत है। अगर मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने का यही तरीका है तो यही सही। अरे मैडम, फिर आ गए? अब क्या है? मैजिस्ट्रेट साहब का लेटर। अरे किशन, लोग तो कब्र पर मिट्टी डालते हैं, तुझे खोदने की पड़ी है। बैठिए ना मिनट, 5 मिनट बैठिए मैडम, चलते हैं। अब मैजिस्ट्रेट साहब का लेटर है तो चलना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बैठिए ना, 5 मिनट बैठिए, अभी आया बस। बैठिए ना, बैठिए। सरपंच जी, कहाँ है भाई? रुक जा किसान, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइयो।
क्या समझता है रे? कि तू इतनी बड़ी विपदा गांव पर लाएगा और गांव वाले गूंगा बनकर देखते रहेंगे? बेटी है मेरी। अरे तेरी लौंडिया जीते जी तो गांव के लौंडों को खराब करती रही और अब मरने के बाद भी इसके मुंह से पीछा नहीं छूट रहा है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। लाशें बिछ जाएंगी किसान, पर कमल नहीं खोदने देंगे। इस गांव के ऊपर भूत प्रेत की छाया हम नहीं पड़ने देंगे। नहीं पड़ने देंगे, नहीं पड़ने देंगे। सुन लिया? अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सब सिर्फ आप लोगों को बहकाने की चाल है और कुछ नहीं। और सरपंच जी, ये सब तो आपका किया धरा है ना, ताकि इस लाचार बाप को न्याय ना मिले, इस लड़की को न्याय ना मिले। लेकिन इनको न्याय मिलेगा और वो मैं दिलाऊंगी। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे इसको उल्टी पट्टी पढ़ा रही हैं आप और इल्जाम मुझ पर। अखबार में फोटो छपवाने का बड़ा शौक है तुझे? हम छपवा दें? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी मैडम? अरे मेरी छोड़ो किशन भैया, अब हमें सीधा डीएम के पास जाना पड़ेगा और उन्हीं को यहाँ लाना होगा। ये ऐसे मानेंगे नहीं। ऐसा मार मारे है कि इस गांव में कभी दोबारा भूल के वापस ना आएगी। वो जरूर आएगी। घायल शेरनी और जख्मी सांप पलट के वार जरूर करते हैं। उनसे पहले उस लाश को हम निकालेंगे। सर ये देखिए, सरपंच के आदमियों ने क्या हाल किया है। बुरी तरह से लाठियों से इसको भी मारा, मुझको भी मारा। ये काम आपके बिना नहीं हो सकता, आपका चलना बहुत जरूरी है। डीएम साहब, ये का अनर्थ कर रहे हैं आप? सारा गांव तबाह हो जाएगा। चुप, जाके चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ। सारा गांव तबाह। प्लीज कैरी ऑन। यस सर। सारे गांव की बर्बादी है। बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा भैया। भूत प्रेत नाचेंगे गांव में। पहले ही कम था कि एक और पैदा हो गया। अगर पोटली खुल गई, गांव से बंद न होगी। मैडम जी, हम करेंगे।
लाश को पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो सच सामने आया वो दहला देने वाला था। उसे न सिर्फ ये बात सामने आई कि मदन और उसके साथियों ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया था, बल्कि यह भी साबित हो गया कि उन लोगों ने उस असहाय के साथ सामूहिक किया था। बदले के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने लोगों घर की औरतों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे थे और वो लात मार के चली गई। ये यार दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। ये क्या कर रहा है? चल हट जाते। बस मैंने ठान ली कि ऊ के साथ अपना हिसाब बराबर करना। और जब सुनसान सड़क पर वो इकली दिखाई पड़ी तो मुझे मौका मिला। ए सुमन, कहाँ जा रही है छम छम करती? उस दिन तो धक्का दे दिया था ना। और मैंने अपने दोस्तों के साथ उनका बैलगाड़ी पे टाल के लाल देखे जा पे। अखबारों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 25 मिनट में किसी लड़की का या यौन शोषण किया जाता है और इनमें से सिर्फ 30% की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और इस 30% में से भी मात्र 5% की जांच होती है। आइए मिलकर कोशिश करें कि ये हालात बदले, हमारी माएं, बहनें और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करें। बदले की आग ने मदन और उसके साथियों को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने न सिर्फ एक मासूम लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, बल्कि उसके परिवार को भी जीते जी मार डाला। इस घिनौने अपराध की आग में खुद उनकी अपनी जिंदगियां भी स्वाहा हो गईं। ये बात उन्हें बहुत बाद में समझ आएगी। किसी दूसरे को तबाह करने की आग अपने खुद के वजूद को भी जला डालती है। ये बात याद रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, एक समाज का मानसिक स्वास्थ्य इस बात से तय होता है कि वो अपनी महिलाओं को कितनी इज्जत देता है। इस तरह के संगीन गुनाहों को चुपचाप सहन करके हमारा समाज भी इनमें अपना पूरा सहयोग देता है। हम अपनी बेटियों के लिए कायदे कानून बनाते हैं, उनके उठने बैठने, कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने तक हर चीज पर नजर रखते हैं। काश के कुछ नियम हम अपने बेटों को सही शिक्षा और मर्यादा सिखाने के लिए बनाएं। अगर ऐसा हो तो सुमन जैसी कितनी ही मासूम जिंदगियां बच जाएं। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किशन जैसे साहसी और जुझारू पिताओं को अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। यह कहानी थी एक निडर पिता के फौलादी हौसलों की, जिसने अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से हार नहीं मानी और एक लंबी जद्दोजहद के बाद अपनी असहाय बेटी के कातिलों को सजा दिलवाई। यह कहानी थी भारती जी जैसे प्रतिबद्ध और जागरूक समाज सेवियों की, जो इंसानी हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटते और गरीब के चेहरे पर स्वाभिमान की एक झलक देखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। यह कहानी थी संघर्ष की, अन्याय के खिलाफ जीत की। लेकिन सावधान, समाज के खलनायक आपके आसपास भी हो सकते हैं और सिर्फ आपकी हिम्मत आपको उनके खतरनाक इरादों से बचा सकती है। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।